19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। ट्रंप का इंडिया पर फिर बड़ा हमला, भारतीय इकोनॉमी को बताया डेड इकोनॉमी, कहा भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या, कल से लगेगा 25% टैरिफ। इजराइल की बढ़ती तैयारियां दे रही है किस बात के संकेत। अमेरिका से अब खरीदे हैं 5000 बम, डील हुई फाइनल, एक्सपर्ट से सामने आए कई सवाल। फ्रांस ब्रिटेन के बाद कनाडा भी देगा फिलिस्तीन को मान्यता, प्रधानमंत्री कार्नी ने ऐलान कर दुनिया को बताया सितंबर महीने में यूएन में होगा औपचारिक घोषणा। कैलिफोर्निया में अमेरिकी नौसेना का F-35 विमान क्रैश, पायलट ने इजेक्ट कर बचाई खुद की जान, मजबूरी, मजदूरी और मौत। चीन ने लाखों उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में किया कैद। अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ दोस्त भारत के साथ देने खुलकर सामने आया ईरान, दिल्ली से दिया जवाब, कहा अर्थव्यवस्था को हथियार बना रहा है अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस अब नहीं रहे ईसाइयों के देश, 10 साल में कैसे बदली दुनिया की डेमोग्राफी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। इजराइल से जंग के बाद ईरान में बढ़ी सोने की मांग, दुनिया के उलट, आखिर इस रिकॉर्ड खरीदारी की क्या है वजह। ट्रंप ने अब इन 6 भारतीय कंपनियों पर लगा दिया है प्रतिबंध। ईरान से तेल खरीदने से अमेरिका क्यों हुआ नाराज। 25 दिन बाद सच हो गई जापान की बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, छूकर निकल गया बड़ा संकट। आयरलैंड में भारतीय के साथ नस्लीय हिंसा, गाल की हड्डी टूटी, बुरी तरीके से मारा, चश्मा भी तोड़ डाला। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, बीएनपी और एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष जारी। आज तारीख है 31 जुलाई 2025 और दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं दोस्तों इस चैनल यानी कि आपके अपने चैनल द नेशन को यूट्यूब ने डिमोनेटाइज कर दिया है, यानी यूट्यूब से होने वाली कमाई को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे दूसरे चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक को जी हाँ ओपन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर भी आपको ज़्यादातर वीडियो मिलेगी। हमारे इस नए चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े। आप यूट्यूब पर भी @news N4 लिख कर भी हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। वापस आते हैं खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत और अमेरिका से। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया। ट्रंप ने कहा कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। एक दिन पहले ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अभी भारत पर अमेरिका का टैरिफ सामान के हिसाब से औसतन 10% के आसपास है। डेड इकोनॉमी का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जो रुक गई हो या तेजी से गिर रही हो। इसमें व्यापार, निवेश और विकास लगभग ठप हो जाते हैं और लोग इसे मरी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें हालात से उबरने की क्षमता नहीं रहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को ऐलान किया है कि भारतीय सामानों पर अमेरिका में 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगेगा। उन्होंने रूस से व्यापार के चलते भारत पर पेनल्टी लगाने की भी बात कही है। अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर उन्होंने ये जानकारी खुद लिख कर दी है, जिसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते पर लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं बुलेटिन में आगे बात करूं तो अमेरिका ने इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है।
अमेरिकी सीनेट ने $675 मिलियन की डील को हरी झंडी दे दी है। इस डील के तहत इजराइल को 5000 बम और हजारों असॉल्ट राइफलें मिलेगी। माना जा रहा है कि यह खरीदारी ईरान को काबू में लाने के लिए इजरायली रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इस डील का विरोध भी हुआ है। अमेरिका सीनेट में डेमोक्रेट सांसदों ने एक बड़े तबके ने हथियार बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इस डील को सीधे सीधे ईरान से जुड़ी तनातनी के साथ जोड़ा जा रहा है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि अगर अगस्त तक ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो एक तरफा कार्रवाई करेगा। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार कम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिससे पश्चिमी देशों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में हथियारों की ये भारी खेप इजराइल को मिलने का मतलब साफ है, ईरान की चेतावनी देना। जी हाँ, ईरान को खुलकर अमेरिका और इजराइल के जरिए चेतावनी दी जा रही है। वहीं आगे बुलेटिन में बात करूं दोस्तों तो कनाडा भी फ्रांस और ब्रिटेन की तरह फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार को इसका खुद ऐलान किया है। ये मान्यता औपचारिक रूप से सितंबर 2025 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के दौरान दी जाएगी। इसके साथ ही कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद G7 का तीसरा देश बन गया है, जिसने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच करीब 2 साल से जंग जारी है। वहां पानी और खाद्य संकट और रिफ्यूजी शिविरों की हमलों में मानवीय संकट गहरा गया है। इसके चलते इजराइल पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है। बुलेटिन में आगे बात करूं तो अमेरिकी नौसेना का एक F-35C फाइटर जेट बुधवार शाम को कैलिफोर्निया के नेवल एयर स्टेशन लैमूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पायलट ने समय रहते हुए इजेक्शन कर जान बचाई। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। घटना स्थानीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे के करीब हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दुर्घटना स्थल के काले धुएं और आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है। यह इलाका फ्रेस्नो शहर के करीब 64 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी में है और पूरी तरीके से खुला फार्मलैंड है। फ्रेस्नी काउंटी शेरिफ ऑफिस ने बताया है कि स्थानीय EMS क्रू और कैल फायर की टीम मौके पर पहुंची और पायलट को प्राथमिक चिकित्सक दी गई है। विमान VF-125 रफ राइट स्क्वाड्रन का हिस्सा था। यह पायलट की ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। यह यूनिट F-35C वर्जन को ऑपरेट करती है, जो US नेवी की एयरक्राफ्ट करियर के लिए डिजाइन किया गया है। इस हाईटेक जेट की कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए है। ये इस साल का दूसरा F-35 क्रैश है। इससे पहले जनवरी में अलास्का के एक एयरबस पर भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। वहीं बुलेटिन में आगे बात करूं तो भारतीय कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान खुलकर भारत के साथ आया है। ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए वॉशिंगटन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन बता दिया है। नई दिल्ली स्थित में ईरानी दूतावास ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो भारत पर अपनी मनमानी करने के लिए अर्थव्यवस्था को हथियार बना रहा है। साथ ही ये भी कहा कि वो प्रतिबंधों का इस्तेमाल भारत जैसे देशों के विकास में बाधा डालने के लिए कर रहा है। आगे बुलेटिन में बात करूं तो दुनिया की बदलती डेमोग्राफी अब वैश्विक चिंता की वजह बन रही है। भारत में भी इस पर आए दिन राजनीतिक होती रहती है। इन सबके बीच प्रतिष्ठित प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट में ईसाई देशों की घटती संख्या के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि 10 साल में ईसाई बहुल देशों की संख्या में गिरावट आई है। रिसर्च डेटा से पता चलता है कि 2010 से 2020 के बीच ईसाई आबादी की अधिकतम वाली देशों की संख्या में 4 की कमी आई है। जी हाँ, 4 की कमी आई। हालांकि अभी तक ईसाई बहुल आबादी वाले देशों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन संख्या में गिरावट वैश्विक डेमोग्राफी में महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। वहीं आगे बुलेटिन में बात करूं तो इजराइल से 12 दिनों की जंग लड़ने के बाद ईरान में सोने की मांग बढ़ गई है। लोग सोने की रिकॉर्ड खरीदारी कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि साल की दूसरी तिमाही के दौरान ईरान में सोने की खरीदारी में वृद्धि हुई है। वो भी उस समय हो रहा है जब ईरान में सोना महंगा हो रखा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सोने की बिक्री कुल मात्रा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 20% तक बढ़ गई है।
गोल्ड काउंसिलिंग ने यह भी कहा है कि ईरान में सोने के सिक्के और बार यानी कि बिस्कुट की मांग अब 6 सालों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं आगे बुलेटिन में बात करूं तो तात्सुकी के मंगा द फ्यूचर आई सॉ के अनुसार 5 जुलाई 2025 को दक्षिणी जापान में एक बड़ा संकट आने की भविष्यवाणी की गई थी। सुनामी जापान में इस भविष्यवाणी के 25 दिन बाद आई, लेकिन फिर भी लोग यही सोच रहे हैं कि क्या रियो तात्सुकी ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं पूरे महीने के लिए तो नहीं कहा था। भीषण भूकंप और सुनामी के साथ लोग इस भविष्यवाणी की तरफ फिर से देख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या ये किसी व्यापक समय सीमा की बात कर रही थी। तात्सुकी ने साल 1991 में फ्रेडो मर्करी के मौत, 1995 में कोबे में आए खतरनाक भूकंप और फिर 2011 में जापान में आई विनाशकारी सुनामी की भविष्यवाणी की थी। ये सब उन्होंने अपने सपनों में दर्ज किया था। आगे बुलेटिन में बात करूं तो आयरलैंड में रहने वाले एक भारतीय मूल के एक उद्यमी ने दावा किया है कि उन पर बिना उकसावे के नस्लवादी हमला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वो अपने अपार्टमेंट के पास टहल रहे थे तो किशोरों ने उनके एक समूह को, जी हां, उनके एक समूह को उनका ग्लास छीन लिया और उन्हें बुरी तरीके से पीटा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन पर हमला किया गया कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि इसी यूरोपियन देश में रहने वाले अधिकतर भारतीयों के साथ ऐसा लगातार हो रहा है। हमलावरों का निशाना बने दीपक यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये तमाम जानकारी दी है और कहा है कि किशोरी ने मेरे ऊपर हमला करके मेरा चश्मा छीन लिया और मेरे साथ मारपीट की और इस हमले में मेरे एक गाल की हड्डी भी टूट गई। आगे बुलेटिन में बात करूं तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्तापलट के बाद से हिंसा का दौर लगातार जारी है। बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के मुरादनगर में बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी और नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है और इस झड़प में कम से कम 35 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 पत्रकार भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये झड़प बुधवार की शाम उस समय हुई जब एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद यूनुस के सलाहकार आसिफ मोहम्मद सोजीब भुइयां के समर्थन में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि महमूद सोजीब के खिलाफ साजिश रची जा रही थी और दुष्प्रचार किया जा रहा था। ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के मुरादनगर उपजिला में सभी तबकों के लोग नामक बैनर तले किया गया था। दोस्तों, आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलती हूँ किसी बड़ी और नई जानकारी के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें, हमारा सपोर्ट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए चैनल से जुड़े दोस्तों, आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों, शब्बा खैर।